हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइस, आज हम यूक्रेन रसिया का इशू कॉम्प्रहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो, आपका एक खुद का पर्सपेक्टिव बने, है ना। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में आता है तो हमें डेली ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने होते, ये क्योंकि इनमें कुछ नया नहीं होता, वही चलता जाएगा। बहुत टाइम तक आपको एक ही चीज़ दिखेगी। अगर स्टोरी क्लियर है तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और डेली डेली पेपर भी नहीं पढ़ना। इन टॉपिक्स को तो कतई नहीं पढ़ना। जैसे होता है ना, ब्रेग्जिट का इशू चल रहा था तो वो 6 महीने तक न्यूज़ में आता था। अगर डेली हम पढ़ते तो वो कोई मतलब नहीं है। अगर हमें एक पूरा पिक्चर क्लियर है कि क्या है तो हम अच्छे से चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो यूक्रेन रसिया इशू था, तो वो आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यूक्रेन क्या था उस समय, यूएसएसआर और वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड था, है ना। एक साइड यूएसए था, नाटो, है ना, यूएसए, उनका पूरा एक ग्रुप नाटो। दूसरी साइड था यूएसएसआर, ठीक है। तो दो भागों में डिवाइड था, उसे कोल्ड वार का पीरियड बोलते हैं, ठीक है। 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया, ठीक है, टूट गया तो बहुत सारी कंट्री इमर्ज होके आई, है ना। जो ईस्टर्न यूरोप था, पहले यूएसएसआर का पार्ट था, उसमें नई नई कंट्री आई, जैसे यूक्रेन आया, जॉर्जिया आया। तो ये पहले किसका पार्ट है? यूएसएसआर का। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद अभी क्या हुआ कि यूक्रेन और जॉर्जिया ने ये डिसाइड किया कि हम नाटो की सदस्यता लेंगे। मतलब जो लोग पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि हम नाटो की सदस्यता लेंगे। इससे क्या होगा, किसको दिक्कत होगी? रसिया को। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मेंबर कौन था यूएसएसआर का? रसिया। किसने लेगेसी ली है यूएसएसआर की? रसिया ने। तो उससे दिक्कत होगी ना। और क्यों? और दूसरा रीजन भी है, क्योंकि यूक्रेन और जॉर्जिया का बॉर्डर लगता है किससे? रसिया से। तो आपके बॉर्डर पर अगर कोई, जैसे नेपाल है, तो हम नेपाल से बोलते हैं, कभी चाइना को नहीं आने देते। भूटान में कभी चाइना को नहीं आने देते। तो इसी तरीके से नाटो अगर यूएसएसआर की बॉर्डर पर जाएगा, यूएसए के, सॉरी, रसिया के बॉर्डर पर, है ना, जॉर्जिया में और यूक्रेन में, तो नाटो नाटो से दिक्कत किसको होगी? रसिया को। तो वही यहाँ पर हुआ। जब यूक्रेन ने और ये बोला तो रसिया को बहुत तेज गुस्सा आई। तो रसिया आपको गुस्सा कैसे दिखाएगा? डायरेक्ट लड़ तो नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि अब ये वो वाला युद्ध सीजन खत्म हो गया जहाँ लड़ाइयाँ होती थी। अब हम डिप्लोमेसी खेलते हैं, है ना। डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, या फिर कभी कभी होता है ना कि ट्रेड में आपका बैरियर क्रिएट कर देते हैं बहुत सारे। और अपने अपोजिशन ग्रुप बना लेते हैं, जैसे क्वाड बनाया हमने चाइना के अगेंस्ट। लड़े तो नहीं हम चाइना से, यूएसए लड़ता तो नहीं है, पर अगेंस्ट उसके ग्रुप बनाता है ना। तो ये होता है आजकल। तो रसिया ने भी क्या किया, रसिया पर थोड़ा सा सोशलिस्ट कंट्री है तो उसने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। क्योंकि 2008 में जॉर्जिया से लड़ाई हुई थी। 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया छीना था। आप देखना, क्रीमिया है ना, क्रीमिया छीना और क्रीमिया में रेफरेंडम करवाया। क्रीमिया में हालांकि ज़्यादातर लोग क्या बोलते थे, रशियन की लैंग्वेज बोलते थे, है ना। तो वो लोग 90% तक लोगों ने रेफरेंडम में बोला कि हाँ, हमें बनना है पार्ट किसका? रसिया का, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जब अभी ये इशू एकदम से करंट में क्यों आया, पहले क्यों नहीं था? पहले क्योंकि ट्रम्प की सरकार थी और ट्रम्प क्या इंस्टीट्यूशन में विश्वास नहीं रखते थे। आपने सुना होगा, वो यूएन की भी बोलते थे, यूएन तो अ, चाय पीने की दुकान है, या फिर फालतू की बातें करते हैं, या फिर डब्ल्यूटीओ को भी नहीं मानते थे। हाँ, तो मतलब वो किसी को विश्वास नहीं करते थे, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर। तो अभी क्या हुआ, अब विश्वास नहीं करते थे, वो चले गए, बाइडन आए। बाइडन डेमोक्रेटिक है ना। वो इंस्टीट्यूशन में विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो अब विश्वास रखते हैं तो नाटो असर्ट होगा ना। नाटो असर्ट हुआ। नाटो असर्ट हुआ, यूक्रेन और जॉर्जिया ने बोल रखा था हम नाटो में जाएंगे। तो अब रसिया को डर लगा। उस समय तो ट्रम्प के टाइम पे इतना डर नहीं लगा, रसिया को डर लगा। और अभी इस समय यूएसए का ज़्यादातर फोकस किस पे था? चाइना पर। तो उन्होंने कहा ये मौका सही है कि इस समय यूक्रेन को दबाने का, है ना। तो दबाने के लिए उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स खेली। ये प्रेशर एक डिप्लोमेटिक है कि हम किस तरीके से अब सामने वाले से अपनी बात मनवाते हैं। होता है ना, साम दाम दंड भेद। तो ये एक तरह से वही डिप्लोमेटिक है कि इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया। कैसे? बॉर्डर पे 1-1 लाख ट्रूप्स भेज दिए, ठीक है। उसके बाद रेबल ग्रुप्स को भड़काया, जैसे अपने कश्मीर में पाकिस्तानी समर्थक है ना, तो पाकिस्तान को भड़काता है, उनको पैसे मुहैया करवाता है पत्थर फेंकने के। ऐसे ही रेबल ग्रुप को उन्होंने अग्रेसिव किया। तो इस तरीके से रसिया और डिफरेंट फॉर्म में चीज़ों को इस तरीके से कर रहे हैं
जिससे यूक्रेन मान जाए और यूक्रेन बोल दे कि हम नहीं ले रहे नाटो की सदस्यता, ये वो डर जाए। अगर यूक्रेन डर गया तो वो नाटो की सदस्यता नहीं लेगा, तो उनका जो डर है कि नाटो आपके बॉर्डर तक नहीं पहुंच जाए, तो वो डर खत्म हो जाएगा। सेकंड, लीडर पे भी डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है कि बाइडन जैसे डेमोक्रेटिक हैं तो वो इंस्टीट्यूशन में विश्वास रखते हैं, तो नाटो अपने आप को असर्ट करने लगा, है ना। नाटो का रिवाइवलिज्म हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है, क्योंकि अभी नाटो इतना ठंडे बस्ते में चला गया था, तो रिवाइवल हो रहा है। और दूसरा, पुतिन पुतिन अपनी जो लिगेसी थी यूएसएसआर की वो वापस लेना चाहते हैं। वो थोड़े अग्रेसिव लीडर हैं, है ना। तो वो चाहते हैं कि जो पहले था वैसा हो, रसिया की एक छवि जो जैसी थी वो बरकरार हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा यूएसए का फोकस चाइना पे है, पूरे वर्ल्ड में एक चाइना की तरफ फोकस ज़्यादा शिफ्ट होता जा रहा है। तो अपनी पावर को असर्ट करने के लिए वापस जैसे पहले थे उस पावर में बरकरार रखने के लिए रसिया ऐसा भी और ज़्यादा कर रहा है, जिससे ग्लोबल लीडर उनसे बात करें, है ना, उनको एक ग्लोबल फ्रंट पर लेके आए, तो उनकी होती है वैल्यू डेवलप हो दोबारा से। इसका रीज़न ये भी है। अच्छा, ये यूक्रेन पर रसिया अटैक करेगा नहीं करेगा, तो बाइडन का कहना है कि फरवरी तक ये अटैक कर देंगे, पर ऐसा ज़्यादातर होगा नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि बाइडन अगर बाइडन ने क्या बोला है कि वो सैंक्शन लगा देंगे, और ऐसे सैंक्शंस लगाएंगे जैसे काटसा था ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक, जिससे ये इनकी इकॉनमी एकदम ध्वस्त हो जाएगी। तो कोविड का टाइम चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से बाइडन ने बोला है कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो रसिया खुद ही नहीं चाहेगा, क्योंकि स्लो डाउन वैसे ही है रसिया में इस समय, है ना, वो ज़्यादातर डिफेंस पर डिपेंड है, ऑयल डिफेंस। तो अब क्या है, अगर ऐसे में सैंक्शंस लग जाएंगे, अगर उन्होंने अटैक किया तो सैंक्शन लग जाएंगी, तो रसिया की इकॉनमी तो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, है ना। और ग्लोबल लीडर भी सपोर्ट करेंगे यूएसए को, तो इसलिए रसिया खुद ही नहीं करेंगे ऐसा, तो वो प्रेशर टैक्टिक्स खेल रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हम जितना प्रेशर लगाएं तो अपने आप ही यूक्रेन मान जाए। तो वही चल रहा है। बाइडन भी अभी उनसे बात कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, पर बाइडन का आज न्यूज़पेपर में आया था ना कि वो बोल रहे हैं कि उनके पास अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए यूक्रेन के पास, कि उसे ज्वाइन करना है कि नहीं। तो वो बस बातें चल रही हैं, डेली बेसिस पे वही न्यूज़ में आएगा, है ना। आपको इंस्टा वगैरह पर सब जगह वो न्यूज़ दिख जाएगी, पर आपको अगर स्टोरी पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेबेल ग्रुप का बात कर लिया हमने, क्रीमिया का बात कर लिया, जॉर्जिया का बात कर लिया, तो सारे एस्पेक्ट हमारे ज़्यादातर क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को होलिस्टिक अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे तो आपके टॉपिक्स आई आर के अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है और इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो हमें पता चलेगा। अब इंडिया का इसमें क्या है, इंडिया क्वाइट डिप्लोमेसी खेल रहा है। क्यों? क्योंकि हम यूक्रेन के खिलाफ, वो यूएसए के खिलाफ भी नहीं बोल सकते और यूएसएसआर के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों से ही हमें काम पड़ना है, दोनों ही हमारे अच्छे पार्टनर्स हैं। तो इसलिए हम क्वाइट डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। हम ज़्यादातर चाहते हैं कि इंगेज करें, दोनों इंगेज करेंगे यूएसए और वो बात करेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व होंगी, तो हमारा ही फ़ायदा है इसमें, है ना। क्योंकि आमने सामने आएंगी तो इससे ग्लोबल अफेक्ट पड़ेगा ना, इकॉनमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और फिर एक तरह से क्या होगा, वो सैंक्शंस लगाएंगी तो हम सामान नहीं खरीद सकते रसिया से, हम खरीदेंगे तो ये हम पे भी सैंक्शंस लगाने का वो डर दिखाएंगे। इसलिए चलो, ये टॉपिक ख़त्म किया। आप अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव डेवलप करो कि इंडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत, क्योंकि हमारा खुद का पर्सपेक्टिव लास्ट में काम में आता है ना। हमें पेपर में खुद से लिखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।